Hello students and welcome to Mittal Commerce classes. So dear students, 11th class economics बहुत इजी सब्जेक्ट है बेटा. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई. सो बेसिकली जो हमारी रूटीन लाइफ है, हमारी डेली लाइफ है, उससे जो रिलेटेड है वही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो बेसिकली या तो कंज्यूमर बिहेवियर से जुड़े होते हैं और या फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर से जुड़े होते हैं. या तो कंज्यूमर से अटैच्ड है या फिर प्रोड्यूसर से. फॉर एग्जांपल डिमांड रिलेटेड टू कंज्यूमर. अब डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर डिमांड करेंगे. सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा बेटा. सो बेसिकली बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे इस सब्जेक्ट में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स. तो ये इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा जो हमारा बेसिक डिस्कशन है वो आज हम यहां पे स्टार्ट करते हैं बेटा. सो बेसिकली आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट. सो बेसिकली इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में आप जानते हैं बेटा. वो सारी एक्टिविटीज जो मनी से रिलेटेड हैं वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं. और जो मनी से रिलेटेड नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, आपके फादर मदर कहीं जॉब करते होंगे, उनका कोई बिजनेस होगा. तो वो जो बिजनेस है, वो जो जॉब है, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है अर्निंग. पैसा कमाना है बेटा. उनको पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेकिन आपके पेरेंट्स आपके लिए भी तो काम करते हैं? नहीं करते हैं. घर में मम्मी है, खाना बनाती है, घर में छोटे बड़े काम होते हैं. पापा भी आपके जो है पेरेंट्स है वो काफी काम आपके लिए करते हैं. सो बेसिकली क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्या वो पैसे के लिए कर रहे हैं? नो. बिकॉज ऑफ लव, वो प्यार करते हैं आपसे, इसलिए आपके लिए काम कर रहे हैं. तो वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. कई बार आप लोगों की हेल्प करते हैं. एक ओल्ड पर्सन है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, आपने उसको रोड क्रॉस करवा दी. ये कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है? तो आंसर है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये काम हमने पैसे के लिए नहीं किया. सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है बेटा. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनकी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम यहां पे कंसीडर नहीं करते हैं. सो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स को. तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड्स, इकोस एंड नेमेन, मीन्स हाउस होल्ड एंड मैनेजमेंट. दोनों वर्ड्स को साथ में यूज करेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. ये इकोनॉमिक्स जो हमारा इंग्लिश वर्ड है उसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ था. वो दो ग्रीक वर्ड्स थे, इकोस एंड नेमेन, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. हाउस होल्ड का जो मैनेजमेंट है बेटा वही इकोनॉमिक्स है. अब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट क्यों करना पड़ता है? रीजन है वांट्स आर अनलिमिटेड. ये जो फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी इकोनॉमिक्स में आपके काम आएगा. और ये बिल्कुल फैक्ट है बेटा. ये वांट्स आर अनलिमिटेड. क्या वांट्स हमारी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी जो वांट्स हैं वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है. जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि वहां से कोई हम एक या दो प्रोडक्ट ले लेंगे? इच्छा क्या करती है? नहीं, परचेज क्या करते हैं वो बात की बात है. इच्छा, वांट्स क्या चाहते हैं यार? ये भी प्रोडक्ट कर लें, ये प्रोडक्ट परचेज कर लें, ये प्रोडक्ट परचेज कर लें और सब कुछ पूरा मॉल परचेज कर लें. वांट्स आर अनलिमिटेड. वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर स्केयर. पैसे तो लिमिटेड होते हैं बट अपने पास इच्छा तो होती है ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये प्रोडक्ट भी बढ़िया, वो प्रोडक्ट भी बढ़िया, तो ये आईफोन भी ले लें, ये लैपटॉप भी ले लें और ये ड्रेसेस भी ले लें और गुच्ची भी और मानी भी सब ले लें. फिर बजट देखते हैं, फिर देखते हैं कि बजट लिमिटेड है, चलो थोड़ा सा कम करते हैं, ये परचेज कर लेते हैं, ये परचेज नहीं करते. ये चॉइस क्यों वहां पर क्रिएट हुई या वो चॉइस हमें क्यों क्रिएट करनी पड़ी? रीजन था रिसोर्सेस आर स्केयर एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड.
इच्छा तो सब कुछ खरीदने की है हमारी, ये भी परचेस कर ले, वही परचेस कर ले, सब परचेस कर ले, बट रिसोर्सेज आर स्केयर। तो इकोनॉमिक्स कहता है वांट्स आर अनलिमिटेड। भैया आपकी वांट्स अनलिमिटेड होंगी, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो आपके पास स्केयर है। सो वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर स्केयर। तो जो हमारे पास इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो बेटा लिमिटेड है, वो स्केयर है। तो अगर ये लिमिटेड या स्केयर नहीं होते तो बेटा शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम है, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो वांट्स बेटा अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज स्केयर है, कहीं ना कहीं बेटा प्रॉब्लम आती है और कहीं ना कहीं चॉइस मेकिंग होती ही होती है। क्या करें बेटा यहां पर? सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसानों की बात कर रहे हैं बेटा इकोनॉमिक्स में, हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं बेटा हम यहां पे। कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स, स्केयर मीन्स स्केयर रिसोर्सेज इन सच ए मैनर, अपने स्केयर रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से खर्च करना है कि हम अपने वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकें। बेटा फुल सेटिस्फाई नहीं कर सकते हम, बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स अनलिमिटेड है, अगर सारी वांट्स को पूरा करना चाहें तो नहीं कर सकते बेटा, कि सब हमारी सारी वांट्स पूरी कर लेंगे। नो नो नो, पॉसिबल ही नहीं बेटा, सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश तो हम करते हैं ना। हमारे पास पैसे लिमिटेड होते हैं तो हम क्या करते हैं, मार्केट में आगे लगता है कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो हम बार्गेन करते हैं। वहां पे बार्गेन करते नहीं करते कि भाई हम प्राइस कम करवा ले और हो सके तो दोनों ही ले लें। दो प्रोडक्ट लेने हैं लेकिन प्राइस ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, बार्गेन करते हैं कि भैया कम में मिल जाए, कम में मिल जाए तो बढ़िया है, रेट कम हो जाए। हमारे पास 100 रुपए हैं और वो 60 की डिमांड कर रहा है, 120 हमारे पास है नहीं, तो हम कहेंगे भैया यहां पर रेट थोड़े से कम कर दीजिए, कम कर देंगे तो 50 100 हो जाएगा, 100 मेरे पास है। तो बेटा सारी वांट्स को पूरा करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकते हैं उतनी सेटिस्फाई करने की कोशिश हम करेंगे। अगर कंज्यूमर ऐसा करेगा तो प्रोड्यूसर भी तो ऐसा करने की सोचेगा। भाई कंज्यूमर अगर ये चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, तो प्रोड्यूसर भी तो चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसकी कॉस्ट कम हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, वो भी तो सोचेगा। अगर कंज्यूमर सोच सकता है तो क्या प्रोड्यूसर नहीं सोच सकता है? तो कंज्यूमर सोचेगा तो प्रोड्यूसर भी सोचेगा। अगर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है तो प्रोड्यूसर भी वहां पर यह चाहेगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो, कॉस्ट मिनिमम हो और प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। और यही काम इकोनॉमिक्स है बेटा, यही सिखाती है इकोनॉमिक्स हमें। तो देखिए वापस से, इकोनॉमिक्स इज साइंस, एक साइंस है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है, जो कंसर्न है एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स, कि अपने स्केयर मीन्स को हम कैसे एलोकेट करेंगे जिससे कंज्यूमर को तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। कंज्यूमर को क्या मिल जाए बेटा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और प्रोड्यूसर को मिल जाए बेटा मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए प्रोड्यूसर को और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए कंज्यूमर को। बेटा यही एम है हमारा एम यही है कि कंज्यूमर को मिले मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर को मिले मैक्सिमम प्रॉफिट। सो बेटा वो कैसे कर सकता है, और साथ में सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो भी मैक्सिमाइज हो, जो वेलफेयर है सोसाइटी का वो भी मैक्सिमम हो। सोसाइटी को जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो, कम प्राइस पे अवेलेबल हो और बेटर क्वालिटी में अवेलेबल हो। तो बेटा सोसाइटी का भी वेलफेयर होगा। सोसाइटी को जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी हो, अवेलेबल हो, सेकंड फेयर प्राइस पे हो और बेटर क्वालिटी के साथ हो। अगर ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो बेटा सोसाइटी का वेलफेयर होगा ज्यादा। अब ये स्कैरसिटी क्या है बेटा? कई लोग जब फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और पढ़ते हैं रिसोर्सेज आर स्केयर, तो वो ये सोच लेते हैं कि कोई चीज अगर हमारे पास कम है तो वो स्केयर है, किसी चीज का कम होना स्कैरसिटी है। नहीं बेटा नहीं, क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं, आपकी वांट्स के कंपैरिजन में वो आपके पास कम है या ज्यादा है, ये मैटर करेगा कि वो स्केयर है या नहीं है। ठीक है।
सपोज एक फैमिली है और उस फैमिली के पास सिर्फ एक ही चपाती है, ओनली वन चपाती, लेकिन वो एक चपाती उस पूरी फैमिली के लिए सफिशिएंट है, यानी उस एक चपाती से उन सबका पेट भर सकता है। अगर इफ भर सकता है तो बेटा वो एक चपाती भी अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है बेटा। कम होना, कोई चीज कम है इसका मतलब ये नहीं कि स्केयर है। किसी चीज का कम होना स्केयरसिटी नहीं है बेटा। कोई चीज कम है तो स्केयर हो गई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। एक चपाती भी हमारे लिए सफिशिएंट है अगर उससे हमारा पेट भर सकता है तो अगर कोई चीज कम है तो इसका मतलब वो नहीं है कि बेटा स्केयर है। हमारी वांट्स के कंपैरिजन में वो कम अवेलेबल है, इसलिए वो स्केयर है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी जरूरत या किसी काम के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए और आपके पास 9 लाख रुपए पड़े, तो बेटा वो 9 लाख रुपए भी स्केयर है, क्योंकि आपकी वांट 10 लाख है। 10 लाख आपको चाहिए, 9 लाख अवेलेबल है, तो उस केस में 9 लाख भी आपके लिए स्केयर है, कम है। आपके पास 100 करोड़ है लेकिन आपको 1000 करोड़ चाहिए, तो 100 करोड़ भी आपके पास स्केयर है। अब कोई कहेगा सब 100 करोड़ रुपए कम होते हैं क्या? अरे किसी एक आम आदमी के पास 100 करोड़ रुपए हो बेटा, आपके पास ही 100 करोड़ रुपए हो। सपोज आपको एक लॉटरी मिल जाए, 100 करोड़ की लॉटरी मिल जाए बेटा, आपकी लॉटरी खुल गई 100 करोड़ की, देन कम है क्या बेटा? बहुत है ना। लेकिन अगर आपकी नीड 1000 करोड़ है और 100 करोड़ आपके पास आ भी गए, तो वो क्या है बेटा? स्केयर। सो स्कैरसिटी का मतलब कोई चीज कम होना नहीं है। कोई चीज कम है, इस दुनिया में कम है साहब, लेकिन उसकी नीड ही नहीं है। कोई चीज इस वर्ल्ड में कम है, जहर है साहब, पॉइजन है साहब, कम है, और तो जरूरत भी क्या है उसकी? अनलिमिटेड है वो साहब, जितना चाहिए साहब हमारे लिए तो वो अनलिमिटेड है। क्यों है? क्योंकि साहब जहर को भरना थोड़ी ना हम लोगों को। सो पॉइजन कम है तो भी अनलिमिटेड है, और मनी बहुत है तो भी लिमिटेड है, क्योंकि मनी के लिए हमारी वांट्स ज्यादा है बेटा। सो स्कैरसिटी का मतलब कम होना नहीं है। कोई चीज कम है मतलब स्कैर नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपकी वांट्स के कंपैरिजन में, आपकी वांट्स के कंपैरिजन में अगर वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है तो वो स्केयर है। सो स्कैरसिटी के बारे में ये चीज आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिएगा बेटा, कि कोई चीज कम है तो कम होना स्कैरसिटी नहीं होता बेटा। नहीं नहीं, कम हो गई तो स्कैरसिटी हो गई, नहीं नहीं। आपके वांट्स के कंपैरिजन में कम है तो स्कैरसिटी है। सो इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। आपको कितना चाहिए और आपके पास कितना है। सो जितना चाहिए अगर उससे कम है तो स्केयर है बेटा, वो उससे हम कहते हैं स्कैरसिटी। इन अदर वर्ड्स, स्कैरसिटी इज ए सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। मतलब जितनी आपकी डिमांड है उससे कम है बेटा आपके पास। उसकी जो सप्लाई है वो उसकी डिमांड से कम है। आपको चाहिए ज्यादा और वो आपके पास कम है, स्कैरसिटी। तो इसी को कहते हैं बेटा हम स्कैरसिटी। सो याद रखिएगा, स्कैरसिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब आपके वांट्स के रिलेशन में ये आपके पास कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। याद रखना बेटा इसको। तो चॉइस मेकिंग तो बेटा अपने साथ हमेशा है। रिसोर्सेज आपके पास स्केयर है, वांट्स आपके पास अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज कम है बेटा, वांट्स ज्यादा है आपके पास। रिसोर्सेज आर स्केयर, वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज कम है, वांट्स ज्यादा है, तो बेटा फिर चॉइस तो मैंने कहा ही था बेटा आपसे, चॉइस मेकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बेटा आपके सामने आएगी। हमारे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, शॉपिंग करनी है हमें, और 10,000 के प्रोडक्ट हमें पसंद आ रहे हैं, क्या कर लें? 1000 रुपए ही है, प्रोडक्ट कितने के पसंद आ रहे हैं? 10,000 के पसंद आ रहे हैं, तो क्या कर लें? सब खरीद लें। चॉइस करनी पड़ेगी ना, कि 10,000 के प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं तो जो सबसे बेटर हैं 1000 रुपए में जो खरीद सकते हैं ये तो खरीद लेंगे, ये अगली बार देख लेंगे। सो चॉइस क्यों? बिकॉज हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कैरसिटी, और स्कैरसिटी से एक चॉइस की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। बेटा चॉइस तो करनी पड़ेगी आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या परचेस करना है और क्या परचेस नहीं करना है, क्योंकि आपको जितना परचेस करना है वो सारा आप परचेस नहीं कर सकते, बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केयर। अब चॉइस है तो बेटा डिसीजन मेकिंग भी आपको करनी पड़ेगी बेटा। डिसीजन लेना पड़ेगा बेटा आपको कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या है जो आज ही खरीदना है, क्या है जिसके लिए हम वेट कर लेंगे। और बेटा यहां पर जब आप ये डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इसके पीछे जो एम है बेटा वो क्या होता है?
इसके पीछे एम होता है कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और सोसाइटी का वेलफेयर भी मैक्सिमम हो। यही हमारी चॉइस मेकिंग है बेटा। इकोनॉमिक्स को जब आप पढ़ेंगे तो बेटा इकोनॉमिक्स को हमेशा से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, वो है माइक्रो एंड मैक्रो। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से डिराइव्ड है बेटा, याद रखिएगा। जब आप इंग्लिश में माइक्रो पढ़ेंगे तो MICRO, और जब आप ग्रीक वर्ड मैक्रोस पढ़ेंगे तो MAKROS, मैक्रोस। इस मैक्रोस वर्ड से डिराइव्ड है आपका माइक्रो वर्ड। सो माइक्रो कहां से आया बेटा? ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया। माइक्रोस का मीनिंग क्या होता है? माइक्रोस का मीनिंग होता है स्मॉल, छोटा। सो बेसिकली जब भी हम इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो बेसिकली आपकी बुक है 11th क्लास में, आपकी जो बुक है फर्स्ट बुक, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और 12th क्लास में जो आपकी बुक है बेटा वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी इस साल आप माइक्रो पढ़ेंगे और नेक्स्ट ईयर आप मैक्रो पढ़ेंगे। सो माइक्रो एंड मैक्रो। सो मैंने कहा ग्रीक वर्ड माइक्रो से क्रिएट हुआ, डिराइव्ड है हमारा जो माइक्रो वर्ड है वो इंग्लिश का माइक्रो, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से डिराइव्ड है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। माइक्रोस मीन्स स्मॉल। आपने 10th क्लास तक साइंस पढ़ी है, अभी आप 10th से 11th में आए हैं, माइक्रोस्कोप वर्ड तो आपने सुना ही होगा। सो माइक्रोस्कोप क्या करता है बेटा? जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनकी स्टडी करता है बेटा वो। माइक्रोस्कोप मींस हम माइक्रो जो थिंग्स हैं उनकी स्टडी कर रहे थे बेटा वहां पे, और उसकी स्टडी करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। सो इकोनॉमिक्स में भी जब हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, तो जब स्टडी इंडिविजुअल की हो रही है बेटा, किसी एक की स्टडी कर रहे हैं हम, एक का बिहेवियर, एक सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल एक की स्टडी हो रही है, तो बेटा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है बेटा। उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? उसकी स्टडी करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो माइक्रो के बाद जब मैक्रो आएगा तो मैक्रो क्या होगा? सो जो आपका इंग्लिश वर्ड है मैक्रो, ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस से डिराइव्ड है बेटा, और मैक्रोस का मीनिंग होता है बेटा लार्ज। मैक्रोस मीनिंग लार्ज। तो जब हमें स्टडी करनी हो एग्रीगेट की, पूरी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, अब मैं कहूं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम माइक्रो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैक्रो प्रॉब्लम है ना। क्या एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे देने से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? अरे एक आदमी को नौकरी दे दी तो क्या देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना बेटे। सो अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल प्रॉब्लम है बेटा। इंडिविजुअल प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम नेशनल प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है जो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो कॉन्सेप्ट जो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, वो कॉन्सेप्ट की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो एंड मैक्रो। सो रिपीट कर लेते हैं एक बार। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है जिसमें हम इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, और मैक्रो में जो एग्रीगेट यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ऐसे जो कॉन्सेप्ट पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड हैं उनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है, और माइक्रो में स्टडी करते हैं हम इंडिविजुअल बिहेवियर। एक सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर, उसका जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करते हैं बेटा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और एग्रीगेट की स्टडी हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो आई थिंक क्लियर होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं बेटा यहां पर हम। सो जैसा कि मैंने कहा था, आपका जो माइक्रो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड माइक्रो से इसका ओरिजिन हुआ है,
जिसका मीनिंग होता है बेटा स्मॉल। और जैसा कि मैंने कहा था यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल की, तो यहां पर बेटा जो हम स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल की करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो या फिर सिंगल प्रोड्यूसर हो। तो बेटा उनकी जो स्टडी हो जाती है बेटा होती है वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। फॉर एग्जांपल डिमांड, प्रोडक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सब की स्टडी बेटा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसी साल 11th क्लास में पढ़ेंगे। बेटा हम डिमांड भी पढ़ेंगे, हम प्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, सप्लाई भी पढ़ेंगे, और डिमांड सप्लाई से मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है वो भी पढ़ेंगे, और साथ में फैक्टर प्राइसिंग भी पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं बेटा, वैसे तो फैक्टर्स हैं जो हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि इकोनॉमी में 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए। सो प्रोडक्शन जो फैक्टर्स कर रहे हैं वो टोटल हैं 4, और ये 4 फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 4 फैक्टर्स हैं बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड तो बेटा आप जानते हैं, विदाउट लैंड तो बेटा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, विदाउट लैंड तो हम ही नहीं होते बेटा, तो प्रोडक्शन तो बहुत दूर की बात है। लेबर सेकंड जो है वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। लेबर फिजिकल लेबर भी होते हैं और मेंटल लेबर भी होते हैं बेटा। सो फिजिकल लेबर एंड मेंटल लेबर, 2 लेबर हैं बेटा। फॉर एग्जांपल टीचर, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो है ये मेंटल लेबर है, मेंटल नहीं है बेटा। कई लोग मेंटल वर्ड यूज कर लेते हैं कि मेंटल मतलब पागल होता है, मेंटल ये मेंटल नहीं बेटा, मेंटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेंटल लेबर की बात कर रहा हूं बेटा। सो मेंटल लेबर वो है जो अपने दिमाग को यूज करके अपनी अर्निंग, यानी जो अर्न करते हैं वो मेंटल एबिलिटी को यूज करके अपनी अर्निंग घर लेके आते हैं बेटा। सो वो सारे लेबर मेंटल लेबर होते हैं। लेकिन आपने रिक्शा चलाने वाला देखा होगा, वो फिजिकल लेबर है बेटा। घर बनाते टाइम आपने देखा होगा कि लेबर काम कर रही होती है, सामान सर पे उठा के ऊपर पहुंचा रहे हैं, या जो भी XYZ वहां पे फिजिकल वर्क हो रहा है, वो फिजिकल लेबर होते हैं बेटा। तो लेबर को इकोनॉमिक्स ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक फिजिकल लेबर होते हैं और एक मेंटल लेबर होते हैं। जो फिजिकल लेबर होते हैं, फिजिकल लेबर को जब वो काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट में वेजेस मिलती है बेटा, वेजेस, और मेंटल लेबर को मिलती है बेटा सैलरीज। तो मेंटल लेबर को मिल गई सैलरी, और फिजिकल लेबर को मिल गई वेजेस। तो लैंड के अगेंस्ट में हमें मिलता है रेंट। फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो लैंड के अगेंस्ट में हमें मिलेगा रेंट। अपनी जमीन किसी को दी अपन ने यूज करने के लिए, तो क्या लेंगे बेटा उससे अपन, हमारे पास क्या रिटर्न आएगा उसका। अगर हम अपना लैंड किसी को यूज करने के लिए दे रहे हैं तो उससे क्या लेंगे हम, उससे लेंगे हम रेंट। अगर हम लेबर हैं और फिजिकल लेबर हैं तो हमें वेजेस मिलेगी बेटा। मेंटल लेबर है तो सैलरी मिलेगी बेटा। टीचर की सैलरी होती है बेटा, वेजेस नहीं होती हैं, ठीक है ना। जो मेंटल लेबर होते हैं ना, जो मेंटल वर्क करते हैं बेटा, उनको सैलरी मिलती है, उनको वेजेस नहीं मिलती है। वेजेस हमेशा फिजिकल लेबर को मिलती है और सैलरी जो होती है वो मेंटल लेबर को मिलती है बेटा। रही बात कैपिटल की, तो कैपिटल के अगेंस्ट में हम लेते हैं इंटरेस्ट। अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट लेंगे भैया, सीधी सी बात है। और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, क्योंकि वो बिजनेस ओनर है बेटा, और बिजनेस ओनर को एंड में मिलता है बेटा प्रॉफिट। जब वो सबको कुछ बांट देता है तो लास्ट में उसके पास बचता है प्रॉफिट, तो लास्ट में बचेगा उसके पास प्रॉफिट। सो यहां पर हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हो गए, 4 फैक्टर्स। कितने बेटा, 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद यहां पर हम चलेंगे बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मैक्रो में जो हम स्टडी करते हैं, ये जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है मैक्रो, ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस से डिराइव्ड है।
इसका ओरिजिन यहां से, जिसका मीनिंग होता है बेटा लार्ज, तो वो अपना हो गया स्मॉल और ये हो गया बेटा अपना लार्ज। सो बेसिकली मैक्रो में जो हम स्टडी करते हैं वो हम एग्रीगेट जो यूनिट से बेटा उनकी स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड। अब एक कंज्यूमर की डिमांड की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की। भैया टोटल डिमांड कितनी है इकोनॉमी में, फॉर डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी में जो टोटल है, और साथ में मैंने बताया आपको नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है और इनकी स्टडी बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। अब नेशनल इनकम किसी एक आदमी की इनकम तो नहीं हो सकती ना बेटा कि एक अकेले आदमी की इनकम नेशनल इनकम है, नहीं हो सकती बेटा। नेशनल इनकम तो बेटा पूरे नेशन की इनकम होगी, तो पूरे नेशन की इनकम क्या होगी बेटा, नेशनल इनकम। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्सेप्ट बेटा अपना मैक्रो कॉन्सेप्ट है, ये अपना माइक्रो कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस इजीली बता सकते हैं आप। ये स्टडी करता है इंडिविजुअल की, ये स्टडी करता है एग्रीगेट की। यहां पर हम इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और यहां पर नेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटा। एक माइक्रो है एक मैक्रो है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली डिटरमाइन करता है ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर इंडिविजुअल फर्म। एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं बेटा, ये यहां पर एग्रीगेट आउटपुट की बात हो रही है बेटा। यहां पर ये कंसर्न किससे, एग्रीगेट आउटपुट से। यहां पर एक फर्म का प्रोडक्शन कितना होगा या एक इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कितना होगा, और यहां पर बात हो रही है बेटा पूरी इकोनॉमी की। एग्रीगेट प्रोडक्शन कितना होगा, जनरल प्राइस लेवल। अब देखो किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात करेंगे तो उसकी स्टडी बेटा माइक्रो में करते हैं, बट जनरल प्राइस लेवल की स्टडी बेटा हम कहां करते हैं, जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये बेसिक डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में, जो कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा यहां पर। अब नेक्स्ट जो मुद्दा है बेटा वो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, तो बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो है जो फैक्ट बताती है। फैक्ट, ये फैक्ट है जो कभी वैल्यू जजमेंट नहीं करती है। व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, फेयर, अनफेयर, राइट, रॉन्ग, ये नहीं। वो इकोनॉमिक्स जो आपको सिर्फ फैक्ट बताए, फैक्ट, वो बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। और जहां पर हम निकल पड़े बेटा वैल्यू जजमेंट करने के लिए, जहां पर हम निकल पड़े हैं वैल्यू जजमेंट करने के लिए बेटा, वो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई बेटा। ये सही है, वो गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। जहां पर ऐसे सेंटेंस हम यूज करते हैं जहां पर हम वैल्यू जजमेंट कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट नॉर्मेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है, तो ये फैक्ट है, आप जानते हैं कि ऐसा है, फैक्ट बताया मैंने, तो बेटा ये स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ग्रोथ रेट रिड्यूस होनी चाहिए, भाई बहुत बढ़ गई है पॉपुलेशन और ये ग्रोथ रेट रिड्यूस होनी चाहिए। तो बेटा जब मैं ये कह रहा हूं शुड बी, ऑट टू बी, तो मेरा स्टेटमेंट नॉर्मेटिव हो गया बेटा। अब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं है, अब ये स्टेटमेंट हो गया नॉर्मेटिव। सो बेसिकली बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब मैं फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, फैक्ट से रिलेट कर रहा हूं, तो बेटा वो स्टेटमेंट, वो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है, और जहां पर वैल्यू जजमेंट हो गया वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। सो पॉजिटिव इकोनॉमी जो है वो डील करती है इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और ये सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हैं बेटा। यहां पर फैक्ट बताएगा बेटा आपको, वैल्यू जजमेंट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। यानी आज की कंपैरिजन में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में जो पॉवर्टी थी वो काफी ज्यादा थी। फैक्ट है, फैक्ट बताया आपको। क्या बताया, फैक्ट, वैल्यू जजमेंट नहीं किया बेटा इन्होंने, या ये नहीं कहा कि ये सही है कि गलत है, बुरी बात है अच्छी बात है, ये नहीं बताया, फैक्ट बताया। जो फैक्ट बताएगा बेटा वो स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो आपको फैक्ट बताए बेटा वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, और जहां पर हम वैल्यू जजमेंट करेंगे वो नॉर्मेटिव होगा।
सेकंड भी पॉजिटिव का ही एग्जांपल है 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर। सो इंडिया में 22% पॉपुलेशन जो है बेटा वो पुअर है। अब ये स्टेटमेंट भी तो पॉजिटिव है, फैक्ट भी तो बता रहा है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन ऐसे ही इंक्रीज होती रही हमारी, तो हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 22% से ज्यादा हो जाएगी। ये भी फैक्ट ही तो बताया इन्होंने। अब ये फैक्ट जो था ये पास्ट से रिलेटेड था, ये फैक्ट प्रेजेंट से, और ये फैक्ट फ्यूचर से। लेकिन तीनों में बताया हमने फैक्ट, एग्जैक्ट कंडीशन बताई। डेटा बता रहा है कि अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो बीपीएल फैमिलीज है उनके जो नंबर्स हैं, क्वांटिटी है, वो इंक्रीज होगी। पता है बेटा हमें। तो ये जो हमें बता रहे हैं, हमें फैक्ट बता रहे हैं बेटा, हमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहे हैं बेटा। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो आपको फैक्ट बताए, सच बताए क्या कंडीशन है, तो जो फैक्ट बताए बेटा वो पॉजिटिव होते हैं, और जहां पर वैल्यू जजमेंट हो बेटा वो होते हैं नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव वो जो फैक्ट को बताए, नॉर्मेटिव वो जो वैल्यू जजमेंट को बताए। तो चलिए पॉजिटिव तो हमने देख लिया है, अब जरा एक बार नॉर्मेटिव और देख लें बेटा हम यहां पर। हालांकि इसके फीचर्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार पहले नॉर्मेटिव देख ले बेटा। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी। मैंने आपसे कहा था बेटा यहां पे ये डील्स करती है फैक्ट के साथ नहीं, ओपिनियन के साथ। तो हमारे इकोनॉमिस्ट के जो ओपिनियन होते हैं ना बेटा यहां पर, वो ओपिनियन जो है बेटा वो नॉर्मेटिव है, जहां पर वो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। जहां पर ऐसे स्टेटमेंट बेटा यूज किए जाते हैं वो बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एमजी नरेगा, इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एमजी नरेगा will one day bring an end to the problem of unemployment in the country। यानी एक दिन हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर देगा एमजी नरेगा। ये हमारे इकोनॉमिक्स का कहना है। हमारे इकोनॉमिक्स कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एमजी नरेगा जो है ये हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ये फैक्ट नहीं है बेटा, ये ओपिनियन है। क्योंकि जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो फैक्ट अवेलेबल है, वो ये कभी नहीं कह रहे कि एमजी नरेगा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। लेकिन हमारे इकोनॉमिस्ट हमको ओपिनियन है बेटा ये तो। अब ओपिनियन बेटा फैक्ट तो नहीं है ना, और उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया कि साहब एमजी नरेगा अगर हुआ चलेगा तो एमजी नरेगा एक दिन इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कैसे करेगा? एमजी नरेगा में हर फैमिली से एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं हम लोग। अब एक घर में 5 लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, आपने एक को अनएम्प्लॉयमेंट दे दिया तो क्या नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? सोचने की बात है बेटा। भाई एमजी नरेगा जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो ये कहता है कि हर फैमिली से एक मेंबर को 180 डेज का एम्प्लॉयमेंट देंगे हम लोग 1 ईयर में, 1 साल में। अब घर में 5 लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है और ये एक को गारंटी दे रहा है, तो बाकी 4 लोग तो अनएम्प्लॉयड रहेगा ना बेटा वहां पे, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म हो जाएगा? तो एक ओपिनियन है। इन्होंने जो बताया बेटा वो फैक्ट नहीं है बेटा, ओपिनियन है बेटा यहां पर। सो बेसिकली ये जहां पर ओपिनियन की बात आती है, जहां पर हम फैक्ट नहीं बताते हैं, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। अगर मैं ये कहूं कि इंडिया में पॉवर्टी रिड्यूस होनी चाहिए तो मेरा स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है। मैं कहूं अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट मेरा वैल्यू जजमेंट है बेटा, यानी कि नॉर्मेटिव है। अगर मैं ये कहूं कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिड्यूस होनी चाहिए तो मेरा स्टेटमेंट कौन सा है? नॉर्मेटिव है, क्योंकि यहां पर भी मैंने वैल्यू जजमेंट किया। सो बेसिकली जहां पर भी वैल्यू जजमेंट है बेटे, जहां पर भी वैल्यू जजमेंट है वो स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है, और जहां पर आप फैक्ट बता रहे हैं बेटा वो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है।
तो जहां पर फैक्ट बताया वो पॉजिटिव, और जहां पे वैल्यू जजमेंट किया आपने वो होता है बेटा नॉर्मेटिव। यहां पर डिफरेंस के लिए एक टेबल दी हुई है बेटा यहां पर, और इस टेबल को पढ़ने के बाद हमारे जो बेसिक डिफरेंस हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को लेके, वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं, बहुत आसानी सॉल्व हो सकते हैं। रीजन बिल्कुल क्लियर है यहां पर कि पॉजिटिव जो है बेटा वो फैक्ट है और नॉर्मेटिव वैल्यू जजमेंट है, तो डिफरेंस तो बेटा है दोनों में, और उस डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए हम इस टेबल को यूज कर सकते हैं, और इस टेबल को यूज करके जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इस डिफरेंस को क्लियर करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को।